हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट किया था क्लास 11th की केमिस्ट्री में। स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट किया था, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी थोड़ा बहुत कराया था। आज फिर से इंट्रोडक्टरी कर लेते हैं क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर समझना ज़रूरी है, फिर मैटर क्या है ये समझना ज़रूरी है, फिर हमें फिज़िकल और केमिकल स्टेट भी समझना ज़रूरी है, ठीक है। जब तक हम फिज़िकल स्टेट क्योंकि हम लोग ज़्यादातर चीज़ें क्या बात कर रहे हैं, फिज़िकल स्टेट के बारे में, और केमिस्ट्री क्या करती है, फिज़िकल और केमिकल दोनों की बात करती है, ठीक है। तो हम लोग इस समय क्या करेंगे, पहले मैटर समझेंगे, फिर फिज़िकल स्टेट, फिर केमिकल स्टेट, सारी चीज़ें क्लियर करके तब हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे आएंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने थोड़ा बहुत अगर लास्ट टर्न पे पढ़ा था, लिख लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ दोबारा से आएगी। फिर से हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर, ठीक है। तो हमारा चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जब हम मैटर की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर एटम एलिमेंट की बात नहीं कर रहे होते, हम पूरे पूरे बल्क की बात कर रहे होते। बल्क में मतलब हमारे पास मॉलिक्यूल नहीं है, हमारे पास एटॉमिक स्टेट नहीं है, मॉलिक्यूलर स्टेट नहीं है, हमारे पास एक बल्क है। हम ये पेन की बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। हम ये कैमरा की बात करेंगे, हम ये सरफेस की बात करेंगे, हम ये बादलों की बात करेंगे, हम गैसेस की बात करेंगे, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो उससे पहले हमको जो पहली चीज़ समझनी है, स्टेट्स। स्टेट मतलब वो किस तरह से मैटर जो है हमारा वो किस तरह से होता है। तो मैटर क्या है, ऐसी चीज़ जिसके पास क्या हो, मास हो और वॉल्यूम हो। तो इसको लिख सकते हैं एनीथिंग, कोई भी चीज़, ठीक है। कोई भी चीज़ जिसके पास क्या हो, एनीथिंग हैव मास एंड वॉल्यूम, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास मास है, वॉल्यूम है, सबको मैटर कहा जाएगा, ठीक है। अब मैटर की जो बात करनी थी हम लोगों को, वो स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे। जब स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे तो हम फिजिकल केमिकल सबकी बात करेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ जिसके पास मास है, वॉल्यूम है, ऑक्यूपाई वॉल्यूम कर रही है, तो वो क्या है, मैटर है, ठीक है। अब क्या चीज़ मैटर नहीं है, लव, हेट, जेलसी और ईर्षा, ये सारी चीज़ें क्या है, या ईगो, या और भी एटीट्यूड, ये सब जो वर्ड है ये कोई मेटरलिस्टिक चीज़ें नहीं है। मेटरलिस्टिक चीज़ें जो हैं, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं या डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी लाइफ में यूज़ हो रही है। गैसेस है, सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर सॉल्यूशन है, हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, होमोजीनियस सॉल्यूशन है, ये सब मैटर में आएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैटर। टाइप्स ऑफ मैटर। तो टाइप्स ऑफ मैटर जो होता है या मैटर के जो टाइप होते हैं वो बेसिकली दो टाइप में डिवाइड होते हैं, ठीक है। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग किसी मैटर को अपना डिवाइड करना चाहें या क्लासीफाई करना चाहें तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी। किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करना चाहें मैटर को तो कैसे करेंगे, और अगर अकॉर्डिंग टू केमिकल, फिजिकली लिखा, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। तो दो चीज़ें हम लोगों को दिख रही हैं, दोनों चीज़ें हम लोग सॉरी सॉरी तो दो बेसिस पे हम इसको
on the basis of physical property and on the basis of chemical property we can differentiate, we can categorize our matter. ठीक है, हम मैटर को कैटेगराइज कर सकते हैं. तो जब फिजिकल स्टेट की बात आएगी तो जो जनरली हम पढ़ते हैं फिजिकल स्टेट में क्या होते हैं, पहला सॉलिड, लिक्विड, गैस. ठीक है, ये तीन हमको पता है. उसके बाद आता है प्लाज्मा स्टेट एंड देन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. ये बता चुके हैं. जिन्होंने जनरल केमिस्ट्री की क्लासेस पढ़ी हैं उनको पता होगा, थोड़ी बहुत चीज़ें कराई भी थी. और जो मतलब वहाँ के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग करा लेंगे. ठीक है. हाँ, तो पहला क्या था, सॉलिड था, लिक्विड था. पहली सॉलिड जो क्या होता है, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है. दूसरा लिक्विड जिसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, लेकिन वो वॉल्यूम जो होगा, वो जो भी मटेरियल होगा उसका शेप ले रहा होगा. ठीक है, तो मास होगा, डेफिनेट मास होगा, लेकिन वॉल्यूम में चेंजेस आ सकते हैं. ठीक है, वॉल्यूम भी डेफिनेट ही रहता है लेकिन वो कंटेनर के हिसाब से चेंज हो जाता है. ठीक है, गैस क्या है, वहाँ पे भी क्या होता है, ना डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होती है, लेकिन मास जो है हमेशा डेफिनेट रहेगा. ठीक है, फिर आएगी बोस प्लाज्मा स्टेट. प्लाज्मा क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है. जैसे सन है, सन की सरफेस पे जो रिएक्शंस हो रही हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर पे हो रही है. जो हमारा हाइड्रोजन और हीलियम है वो क्या है, आयनाइज्ड फॉर्म में, आयनाइज्ड गैसियस फॉर्म में है. ठीक है, फिफ्थ हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. वो क्या है, बहुत लो टेम्परेचर में लैब में बनाया गया है. ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सॉलिड क्या है, सॉलिड है, ये पेन है, बोर्ड है, आइज़ है, मेटल है, और दुनिया की सारी वो चीज़ें जो हम मेटलिस्टिकली यूज़ करते हैं. ठीक है, और लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में क्या आएगा, वाटर है, अल्कोहल है, कोल्ड ड्रिंक है, और बहुत सारी वो चीज़ें जो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं. शरबत है, और लेमनेड है, शुगर सिरप है, हनी है. तो ये सब क्या है, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी. गैसेस की बात करेंगे तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और जो बादल है वो भी क्या है, वेपर के फॉर्म में है. ठीक है, वेपर के फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में. जब वो कंडेंस हो जाते हैं तो वो बारिश करते हैं उसके बाद. ठीक है, उसके बाद आया प्लाज्मा स्टेट. प्लाज्मा स्टेट बहुत हाई टेम्परेचर में. तो ये सारे स्टेट कहाँ आ रहे हैं, ये फिजिकल स्टेट में आ रहे हैं. तो सारे हम लिख लेंगे. पहला क्या है, सॉलिड. सेकंड इज लिक्विड. थर्ड इज गैस. फोर्थ इज प्लाज्मा. अच्छा देखिए, प्लाज्मा लिखा हो तो ही वो सही होगा. अगर कहीं प्लाज्मास दे दिया है तो फिर वो गलत होगा. ठीक है, कि अगर बोल दें कि ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगी एटम्स या मॉलिक्यूल के बीच में वो सबसे ज़्यादा होगी. अगर आपके पास सॉलिड, लिक्विड, गैस ऑप्शन है तो कुछ भी नहीं सोचना है, गैस को टिक करना है. ठीक है, अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा प्लाज्मा है तो प्लाज्मा को टिक करना. अगर प्लाज्मा की स्पेलिंग में इधर उधर है तो आप गैस को प्रेफर करेंगे. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक दो जो हुए हैं अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वहाँ पे ऐसे थोड़ा ट्विस्ट लाने की कोशिश करी गई है, क्योंकि फिर हम लोग प्लाज्मा पे ही टिक कर देते हैं और वहाँ पे प्लाज्मा लिखा होता है, हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं. हाँ, तो ये है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. ये हो गया हमारे 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज. जो हमारी मैटर है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दी, डिवाइड कर दी. अब केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर हम डिवाइड करेंगे तो पहला हम लिखेंगे प्योर स्टेट. प्योर स्टेट या प्योर सब्सटेंस या प्योर फॉर्म, और इम्प्योर स्टेट. ठीक है, इतना नोट कर लीजिए. इसमें और कुछ अगर एक्स्ट्रा आपको लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं. फिर हम प्योर और इम्प्योर को क्लियर करेंगे. प्योर स्टेट या प्योर सब्सटेंस के फर्दर टाइप्स हैं वो भी समझना है. फिर इसके बाद हम पूरा चीज़ें समझेंगे.
मैटर हम समझ गए, मैटर क्या है, कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो, वॉल्यूम हो, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस की डेफिनेशन अब उतनी नहीं पूछी जाती है, तो आप उस पर आपको आनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो फिर एक बार आप लास्ट जो आपकी छोटे क्लासेस की बुक्स हैं उनमें जाके देख सकते हैं, यहाँ पे भी 11th क्लास में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो होप सो इतना तो लिख ही लिया होगा। अब हम बात करेंगे किसकी, अपने प्योर स्टेट या प्योर सब्सटेंस की और इम्प्योर सब्सटेंस की। इसको रब करते हैं, एक बार इसको ऊपर से लिख लेते हैं, ठीक है। ये वाला तो हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग है वो हम लोग यहाँ से लिख, ठीक है। तो थोड़ा हम लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो हम हमारा मैटर है उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमने बताया प्योर सब्सटेंस, सेकंड इज इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस या स्टेट बोल सकते हैं, सेकंड इज इम्प्योर, इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या है, ऐसा कुछ जिसका हम जिसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, कुछ भी मिलावट नहीं, जैसे वाटर है, वाटर में केवल वाटर हो, ना उसमें मड हो, सैंड हो, शुगर ना हो, सॉल्ट ना हो, केवल वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, तो वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस भी दो तरह का हो सकता है, तो प्योर सब्सटेंस के भी क्या हो सकते हैं, टू टाइप हो सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंस के जो टू टाइप हैं वो पहला है एलिमेंट होगा, दूसरा होगा कंपाउंड होगा, ठीक है। जो एलिमेंट है हमारा, जो एलिमेंट है वो क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है, जिनन है, ये सब क्या है, एक ही इनका ऐसे कह सकते हैं, जैसे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना पीरियोडिक टेबल में, वो सारे एलिमेंट्स कहे जाएंगे, वो प्योर फॉर्म में रहेंगे तो अपनी ही उसमें रहेंगे, क्या कहते हैं, उसी फॉर्म में रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। वो एलिमेंटल फॉर्म होगा, वही प्योर फॉर्म होगा उनका, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कुछ कितनी भी चीज़ें हैं, जिंक, आयरन, ये मतलब अगर ये प्योर एलिमेंटल फॉर्म में है तो ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। अगर किसी चीज़ का फॉर्मूला है, ठीक है, किसी सब्सटेंस का फॉर्मूला है तो भी वो प्योर सब्सटेंस के अंडर आता है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो क्या है, जैसी है जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, कैन नॉट बी ब्रेक, ठीक है। तो कैन नॉट बी ब्रेक फर्दर, ठीक है, हम इसको और ब्रेक नहीं कर सकते, यही इसका सबसे छोटा फॉर्म होगा, ठीक है। या तो इसी स्टेट पे एग्जिस्ट कर रहा होगा या इसका कंबाइंड फॉर्म में, जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड ये होगा, ये फिक्स प्रोपोर्शन में होगा, जैसे हमारा वाटर है, ठीक है, जैसे हमारा वाटर है, वाटर क्या है, उसके पास एक फिक्स्ड फॉर्मूला है या फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, तो इसको एक लिख देंगे, हैव फिक्स्ड फॉर्मूला, मतलब इसका जो प्रोपोर्शन है वो सेम रहेगा हमेशा, ठीक है। कुछ भी कर लो इसके साथ, मतलब रिएक्शन होगा तो चेंज होगा, वो बात नहीं, जब प्योर फॉर्म में फिजिकल स्टेट में रहेगा तो ऐसा रहेगा, इसका फिक्स फॉर्मूला रहेगा और इसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। तो एलिमेंटल फॉर्म के भी एक दो तीन फॉर्म हम लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं मेटल फॉर्म में रहेगा, दूसरा लिख सकते हैं नॉन मेटल फॉर्म में रहेगा, तीसरा लिख सकते हैं किसमें, मेटलॉइड के फॉर्म में रहेगा। मेटलॉइड क्या होता है,
जो मेटल और नॉन मेटल के बीच का हो, ठीक है। मेटल क्या होता है, धातु जो हम लोगों ने देखी है, और नॉन मेटल क्या होती है, अधातु, जैसे गैसियस लिक्विड फॉर्म हो वो, ठीक है, गैसेस वगैरह। अब कंपाउंड में इनके पास फॉर्मूला, इनके पास फिक्स फॉर्मूला होगा, और कंपाउंड में जैसे वाटर है हमारा H2O है, ग्लूकोज है C6H12O6, ये तो वो हो गया फ्रक्टोज, ग्लूकोज लिखते हैं C12H11OH22O11, ठीक है, ये हो गया ग्लूकोज। अब इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें, इम्प्योर सब्सटेंस में हमारे पास क्या आएगा, अगर इम्प्योर है तो वो उसको हम लोग इम्प्योर कहेंगे या फिर मिक्सचर कह देंगे, ठीक है। अगर मिक्सचर कह रहे हैं तो मिक्सचर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक कैसा होता है, heterogeneous, एंड सेकेंड इज होमोजीनियस। तो heterogeneous कैसा होता है, heterogeneous मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर जिसको हम फिजिकली किसी भी फिजिकल प्रोसेस को करके सेपरेट कर लें, और होमोजीनियस मिक्सचर कैसा होता है, जिसको हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस को करके सेपरेट ना कर पाए, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। अब हीट्रोजीनियस में हम क्या करेंगे, जैसे इम्प्योर सब्सटेंस है, मतलब हमारे पास वाटर है, वाटर में कुछ भी मिला हुआ है, ठीक है, कुछ भी मिला हुआ है तो हम उसको मिक्सचर बोल देंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, जब वाटर को फिजिकली ऐसे देखा तो उसमें क्या था, धूल जैसे कण दिख रहे थे, क्लियर वाटर नहीं था, तो हमने कह दिया ये क्या है, हेट्रोजीनियस है। अगर हम दो सॉल्यूशन लिए, दो हमने वाटर बीकर ले लिए, एक ऐसे, एक में क्या है, दोनों में वाटर भर दिया, एक में कुछ गंदा गंदा सा है और एक बिल्कुल क्लियर है, तो जो गंदा सा है उसको हम हेट्रोजीनियस कह देंगे, और जो ऐसा क्लियर वाला है उसको होमोजीनियस कह देंगे, ये मिक्सचर ही कहेंगे, ठीक है। इनमें हमने कुछ ना कुछ मिक्स किया है, जो इसमें मिक्स किया है, जो गंदा गंदा जैसा लग रहा है उसको हमने हेट्रोजीनियस मिक्सचर नाम दे दिया, और जो साफ साफ लग रहा है उसको हमने होमोजीनियस नाम दे दिया, ठीक है। सारी बातें होंगी, मतलब ये एक साथ बता दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा आपको पूरा पूरा इसमें सिलेबस में पढ़ना होगा वो एक साथ फिर से होंगी, लेकिन अभी एक बार देख लीजिए आप, क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है एक तरह से, ये भी वहाँ पे मैंने जल्दी ख़त्म कर दिया था, डायरेक्ट चैप्टर में आ गया था जब कर दिया था, लेकिन ये भी बताना ज़रूरी। हाँ, तो हम हीट्रोजीनियस में क्या है, गंदा गंदा है, इसको हम फिजिकली जैसे फिल्टर पेपर लगाया तो हमारी सैंड या मड जो भी होगा वाटर में, वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा हमारा वाटर, सैंड अलग हो जाएगी, ठीक है। अगर शुगर सिरप है तो शुगर सिरप को ऐसे ही हम फिल्टर पेपर से नहीं तो हम उसके लिए दूसरे प्रोसेस यूज़ करेंगे, तो क्लियर है तो होमोजीनियस, मतलब हम उसमें अलग नहीं कर सकते, वाटर से पानी को शुगर से अलग नहीं कर सकते, तो हम होमोजीनियस, ठीक है। उसके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट या एनर्जी देकर उसको अलग करना पड़ेगा। हीट्रोजीनियस में क्या किया हमने, फिल्टर पेपर लगाया या फिर सैंड वैंड है तो हमने वो सीव या फनल ऐसा कुछ लगा के हमने साफ कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हीट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब अगर होमोजीनियस मिक्सचर है तो उस होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर हीट्रोजीनियस है तो फर्दर दो पार्ट होंगे, एक को हम कोलाइडल बोलेंगे, एक को सस्पेंशन बोलेंगे, ठीक है। तो इसको क्या हो गया, एक को कोलाइड्स बोलेंगे, एक को सस्पेंशन बोलेंगे, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज होंगी हेट्रोजीनियस की, वो कोलाइड और सस्पेंशन दोनों दे रहे होंगे, कुछ प्रॉपर्टी इनमें भी डिफरेंस देखने को मिल जाएंगे। तो इसको पूरा चार्ट नोट कर लीजिए, होप सो पूरा दिख रहा हो, ऐसा ना हो कि कुछ छुप गया हो, नहीं पूरा दिख रहा है, आप पूरा नोट कर लीजिए। फिर से बोल देते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, एनीथिंग जिसके पास मास और वॉल्यूम हो उसको मैटर कहेंगे। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर आएंगे। अगर हमने
केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करिए अपने मैटर को, तो प्योर सब्सटेंस होगा या इम्प्योर सब्सटेंस होगा। प्योर सब्सटेंस के दो फॉर्म आ जाएंगे। प्योर सब्सटेंस के जो दो टाइप्स होंगे, पहला होगा एलिमेंट और दूसरा होगा कंपाउंड। एलिमेंट ऐसा होगा जो अपना, या प्योर सब्सटेंस एक ही सब्सटेंस या एक से ज़्यादा सब्सटेंस का बना होगा, तो वो क्या होगा, या फिर कह सकते हैं एक या एक से ज़्यादा एक सिमिलर टाइप के एलिमेंट से बना हुआ होगा। ठीक है, जो प्योर सब्सटेंस होगा वो एक ही तरह के बहुत सारे एलिमेंट से बना होगा। ठीक है, तो अब उसमें एलिमेंट में क्या होता है, एक ही होता है पूरा। कंपाउंड में क्या होता है, फिक्स प्रोपोर्शन या फिक्स फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिर इम्प्योर की बात करें, इम्प्योर को फर्दर हमने किया कि मिक्सचर बोल सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, इम्प्योर में एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल होंगे। यहाँ सारे पार्टिकल जो होंगे एक ही टाइप के होंगे, यहाँ क्या है, एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल होंगे। कहाँ, इम्प्योर सब्सटेंस में। फिर उसको हम मिक्सचर कहेंगे। मिक्सचर को हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस में डिवाइड करेंगे। हेट्रोजीनियस क्या है, ऐसा जो हम फिजिकली देखें हमको अलग अलग लगे, और होमोजीनियस क्या है, कुछ हमने मिक्स किया है लेकिन हम वो आंखों से देखकर, नेकेड आइज से देखकर हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, उसको हमने फर्दर उसके क्लासीफाई किया, तो आया एक कोलाइड एंड सस्पेंशन। सस्पेंशन के पार्टिकल्स थोड़े से कोलाइडल के पार्टिकल से डिफरेंट होते हैं। तो टिंडल इफेक्ट यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, ब्राउनियन मोशन यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी देखा, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज हो जाएगी, पार्टिकल के साइज में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अपने प्रॉपर जो हम बात कर रहे थे उस पे आएंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आई थिंक हमने स्टार्ट कर दिए थे, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, इंटरमोलिकुलर फोर्स में डिस्टर्जन फोर्स, लंडन फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, इन सब की अब बात करेंगे प्रॉपर। तो होप सो नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं, तो चीज़ें नोट हो गई होंगी सारी। अब जो हमें जो फिजिकल स्टेट है हमारे, ठीक है, जो फिजिकल स्टेट है, उन फिजिकल स्टेट में हमको क्या करना है, हमको ये समझना है कि ये जो फिजिकल स्टेट है इनकी प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। ठीक है, क्योंकि चीज़ें हम बल्क में ले रहे हैं, तो इनके जो प्रॉपर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या क्या हो रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें समझते हैं। ठीक है, तो हमको बेसिकली फर्स्ट क्या समझना है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ जो मैटर है वो। ठीक है, नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस समझना है। ठीक है, तो पहला जो हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स में समझेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इनमें अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो लिख सकते हैं दीज आर फोर्सेस। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में या एटम्स के बीच में, एटम्स और मॉलिक्यूल, एटम्स या मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा होगा या रिपल्शन कुछ ना कुछ हो रहा होगा। और सबको पता है कि जब दो चीज़ें बॉन्ड बना रही हैं तो वहाँ पे रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों होता है। जब बॉन्ड बन रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, वहाँ पे फोर्स अट्रैक्शन के जो फोर्सेस हैं या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो सारे प्रायोरिटी में होंगे या मोर प्रेफरेबल होंगे देन रिपल्शन फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ क्या है, दीज आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल, या फिर
इसको लिख सकते हैं, देयर आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे लिख लो इंटरैक्टिंग, जो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं एटम्स और मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ठीक है। हाँ, ये जो भी होंगे तो यहाँ पे कोई भी नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर सीन इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में तो यहाँ लिख सकते हैं देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन एटम्स या बिटवीन इंटरैक्टिंग एटम्स और मॉलिक्यूल। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है तो इट मीन्स देयर मस्ट बी नो काइंड ऑफ आयंस। तो यहाँ लिख सकते हैं देयर इज नो आयंस। ठीक है, वहां पे कोई आयन नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, केवल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं फोर्सेस दैट होल्ड, फोर्सेस जो होल्ड कर रहे हैं एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल टुगेदर, फोर्सेस दैट होल्ड्स एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल टुगेदर। यहाँ पे वो फोर्स होंगे, फोर्सेस दैट होल्ड एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल टुगेदर, वो क्या होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो यहाँ लिख रहे हैं there is forces that holds atoms of molecules together, that is कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि एक एटम सेंट्रल एटम का होगा और एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ए बी बॉन्ड बना रहे हैं तो एक एटम ए का होगा, एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा, एक इलेक्ट्रॉन बी का होगा, ये दोनों मिलके एक दूसरे को स्टेबल कर रहे होंगे और इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होगा। तो यहाँ पे कोई भी आयंस बनने के चांसेस नहीं है, ना ही कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का फोर्स है। इसको नोट कर लीजिए। तो पहले भी बताया था, फिर से लिख लेते हैं, जो अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उनको वंडर वॉल फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, अट्रैक्टिव इंटर molecular forces are van der Waal forces। तो मतलब मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में जो फोर्सेस हैं वो क्या है, van der Waal फोर्सेस हैं। क्योंकि ये किसने दिया था, दिस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉनस van der Waal। ठीक है, इनको लिखेंगे जॉनस van der Waals। JOHANNES। ठीक है, जॉनस van der Waal। ठीक है, तो इनके ऑनर में van der Waal फोर्सेस नाम दिया गया, किसको, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो बेसिकली इन्होंने क्या दिया था हम लोगों को, जो रियल गैसेस से डेविएशन हो रहा है वो वाला फिनोमेना इन्होंने दिया था। ठीक है, आइडियल गैस से जो डेविएशन होना। ठीक है, तो van der Waal फोर्सेस बहुत सारी देखने को मिलते हैं, जैसे कौन से हैं, डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स, डाइपोल इंड्यूस फोर्सेस,
या फिर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और हमारे पास लास्ट होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कम चीज़ों में देखने को मिल रही होगी, लेकिन वो देखने को मिल रही होगी। तो इंटरमोलिकुलर, इसको नोट कर लीजिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, उसके 4 टाइप देखने को हमको मिलेंगे। तो होप सो डो लिख लिया होगा, इसको रब करते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के 4 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं। तो फर्स्ट है दैट इज डिस्पर्जन और लंडन फोर्स, ठीक है। सेकंड होगा डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या फोर्सेस, ठीक है। थर्ड इज डाइपोल इंड्यूस। यहाँ पे आयन और डाइपोल वाला टर्म नहीं यूज होगा, ठीक है। डाइपोल इंड्यूस फोर्सेस, ठीक है। फोर्थ इज एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। आज हम केवल इसकी बात करेंगे, ठीक। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा? डिस्पर्जन फोर्स हो सकता है, या फिर उसको लंदन फोर्स कहते हैं। फ्रिट्ज लंदन थे, उनके ऑनर में लंदन फोर्स कह दिया जाता है। डाइपोल डाइपोल क्या है? दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? डाइपोल होंगे। एक डाइपोल होगा, एक एक नॉन पोलर होगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड बात पहले भी हो गई है, इसको थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट की बात करते हैं, डिस्पर्जन और लंदन फोर्स, ठीक है। क्योंकि कंफ्यूजन रहता है इन चीज़ों में, तो हम क्लियर करते हैं उसको। अब क्या है, हमारे पास 2 एटम्स हैं, एक ये एक ये। हमारे पास ए है और बी है, बहुत सारे ए हैं, बहुत सारे बी हैं। इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या रिपल्शन कुछ भी नहीं डेवलप होगा, ठीक है। क्या होता है? मोमेंटरली, मतलब एक इंस्टेंट टाइम में, चुटकियों में, चुटकी भी बजाते हैं उसके भी 100 टाइम में, 100 कह सकते हैं कि अगर हम पलक झपकाते हैं उसके भी 1000 सेकंड में, इतने सेकंड में क्या होगा, ए जो है हमारा कुछ ऐसा बिहेव करेगा कि ये जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इसके न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इधर नेगेटिव आ जाएगा और हमारा न्यूक्लियस इधर आ जाएगा, तो हमारा क्लाउड ऐसा हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज साइड हो जाएगा थोड़ा। तो ये जो मोमेंटरी सिचुएशन क्रिएट हुई, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या था, नॉन पोलर था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, सिमेट्री थे, कोई डाइपोल मोमेंट नहीं था इनके बीच में। लेकिन यहाँ पे क्या था, जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड था वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था और डाइपोल था नहीं। तो एक मोमेंटरी बना, मोमेंटरी डेवलपमेंट हुआ किसका? एटम और मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। तो ए ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, जो ऐसा था। तो बी ने भी क्या किया, उसी मोमेंट में ऐसे थोड़ा सा अट्रैक्टेड हो गए, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके न्यूक्लियस की तरफ हो गए। फिर यहाँ पे और ए बी और होंगे, यहाँ ये था, तो उसने भी क्या किया, अपना क्लाउड इधर कर दिया, न्यूक्लियस इधर कर दिया। तो ये एक मोमेंटरी चीज़ें क्रिएट हुई, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्टर्बेंस देखा गया और उसी सेकेंड में इनके बीच में इंस्टेंटेनियस डाइपोल जैसा कुछ बन गया, ठीक है। तो अनसिमेट्री जो चार्ज क्लाउड की थी वो देखने को मिली और उसी सेकंड में इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिल गया। तो जो ये इंस्टेंटेनियस
और ट्रांजिएंट कह सकते हैं, डाइपोल डिस्टॉर्शन हुआ, ठीक है, डिस्टॉर्शन हुआ एक तरह ना, जैसा नेचर था, ए हमारा ऐसा रहना चाहता है, इसका न्यूक्लियस यहाँ है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो उसने क्या किया, थोड़ा सा, ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, इसने थोड़ा सा अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर दिया और ये अट्रैक्टेड हो गया, बी ने भी ऐसा कर दिया, ए जो और ए बी थे उन्होंने भी ऐसा किया, तो ये सब इंस्टेंट टाइम पे हो रहा था, ठीक है। जो टेम्परेरी डाइपोल क्रिएट होगा ए एटम का एंड बी का, वो अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, और जो ये अट्रैक्शन है, टेम्परेरी डाइपोल जो फॉर्मेशन है, इंड्यूस हुए हैं मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को सबसे पहले जर्मन साइंटिस्ट थे फ्रिट्ज लंडन, ठीक है, उन्होंने नोटिस किया और उन्होंने उसका नाम दे दिया क्या, डिस्पर्जन और लंडन फोर्स, क्योंकि ये जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, वो क्या है, डिस्पर्स कर जा रहा है, डिस्पर्स कर मतलब बिखर जा रहा है, या एक तरफ की ज़्यादा हो जा रहा है, या डिस्टॉर्ट हो जा रहा है, डिस्टॉर्ट होना मतलब बिगड़ जाना, बिगड़ा हुआ रूप, या जैसा था वैसा नहीं रह रहा है, ठीक है, तो इसको हम अब डिफाइन कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है, तो उनके ऑनर में इसको लंदन फोर्स कहते हैं, तो लिख सकते हैं ये ए है, ये बी है, ये ऐसे रहना चाहते हैं, इनका न्यूक्लियस मिड में है बिल्कुल, इसका न्यूक्लियस यहाँ है मिड में, इसका भी न्यूक्लियस मिड में है, लेकिन या तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस इधर चला जाएगा, निगेटिव इधर आ जाएगा, ये ए है हमारा, ठीक है, और बी हमारा ऐसा हो जाएगा, बी का प्लस इधर आ जाएगा और निगेटिव इधर चला जाएगा, या तो ऐसा होगा, या फिर कैसा होगा, या इसका न्यूक्लियस इधर आ जाएगा और इधर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस इधर आ जाएगा और इधर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये है, ये भी या तो ऐसी सिचुएशन रही होगी या ऐसी सिचुएशन रही होगी, ठीक है, तब क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिला, ठीक है, तो टेम्परेरी डाइपोल्स ऑफ ए, टेम्परेरी डाइपोल्स form at instant moment of A and B। जो टेम्परेरी डाइपोल्स फॉर्म हुए उसी इंस्टेंट मोमेंट में किससे, ए और बी के, अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, ठीक है, तो जब एटम ए और बी के टेम्परेरी डाइपोल्स बने तो मॉलिक्यूल्स के भी टेम्परेरी डाइपोल्स बनेंगे, ठीक है, तो इसको भी लिख सकते हैं सिमिलरली सिमिलरली टेम्परेरी डाइपोल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन मॉलिक्यूल्स में भी टेम्परेरी डाइपोल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, और दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लंदन फोर्स, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लंदन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका डिस्पर्जन हो गया, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय या फर्स्ट सीन बाय फ्रिट्ज लंडन,
ठीक है, इसलिए इसका नाम लंदन फोर्स रख दिया गया। सॉरी। और ये जो फोर्सेस हैं ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, उधर लिखेंगे। दिस force is always attractive in nature। ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंसेस बिटवीन द टू एटम्स, ये देखने को मिलेगा। मतलब जो ये दो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है ना, उसकी पावर 6 इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर की पावर 6 का होगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इसके प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस की 6 पावर के, ठीक है। तो मतलब फोर्स बहुत क्या होने वाला है, बहुत वीक होने वाला है। जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो 1/r² के होता है प्रोपोर्शनल, दो बॉडी के डिस्टेंस के बीच में, तो ये ऑलरेडी वीक होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हम लोग अर्थ पे चलते हैं तो बहुत कम फील होता है, हमको फील ही नहीं होता, क्योंकि हम लोग इसी एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं और इसी एनवायरनमेंट में मर जाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों को फील नहीं होता कि ऐसा कुछ हो रहा होगा। लेकिन जब हम दूसरी चीज़ों को देखते हैं या कोई चीज़ हमने ऐसे मार कर लिया, इसको ऐसे छोड़ दिया, तो वो नीचे ही जाएगा, ठीक है। तो ये हम समझ जाते हैं कि हाँ कोई ना कोई चीज़ जो है उसको नीचे की तरफ खींच रही है। लेकिन जब हम लंदन फोर्स की बात करेंगे तो जब दो एटम्स के बीच में जिसकी डिस्टेंस है ना, उसके डिस्टेंस के 6th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स होगा, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा लो होगा। मतलब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लो होगा, जल्दी डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। और कुछ अगर एक्स्ट्रा लिखना हो तो आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस हमें पता होना चाहिए कि ये टेम्परेरी बॉन्ड है, ऑलवेज अट्रैक्टिव रहता है, और जो डाइपोल है वो टेम्परेली इंस्टेंट मोमेंट पे क्रिएट होगा, ठीक है। होप सो चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है, जो दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा होगा, उसकी बात करेंगे। तो होप सो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। जो भी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं उसके लिए आपको हम लोगों को अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप कमेंट करके हमको बताइए कैसा लग रही हैं आपको क्लासेस। आपको और कुछ नया पढ़ना हो तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।